नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आँख की किरकिरी का 11वां अध्याय। आँख की किरकिरी के आगे के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य कहानियों और उपन्यासों का लिंक भी आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 11वां अध्याय आँख की किरकिरी। लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। महेंद्र वापस आ गया और कुछ ही दिनों में आशा काशी पहुंच गई। इससे अन्नपूर्णा को बड़ी आशंका हुई। आशा से वह तरह तरह के सवाल पूछने लगी। क्यों री चुन्नी, और तेरी वह आँख की किरकिरी? तेरी राय में जिसके मुकाबले दूसरी गुणवंती ही नहीं। सच मौसी, मैंने बढ़ाकर बिल्कुल नहीं कहा। जैसी बुद्धि वैसा ही रूप, और काम काज में उतनी ही कुशल। अरे, तेरी तो सखी ठहरी, तू तो गुणवंती ही बताएगी ना। घर के और दूसरे लोग क्या कहते हैं? माँ तो उसकी तारीफ करते नहीं थकती कभी। जब भी वह अपने घर जाने को कहती है, माँ परेशान हो उठती है। उसके जैसी सेवा कोई कर ही नहीं सकता। घर की नौकर नौकरानी भी बीमार पड़ जाए तो माँ सी बहन सी उसकी सेवा करती है। और महेंद्र की क्या राय है? उन्हें तो तुम जानती ही हो। निहायत अपना कोई ना हो तो उन्हें कोई जचता ही नहीं। हर कोई उसे चाहता है, लेकिन उनसे अब तक ठीक पटरी नहीं बैठी। सो क्यों? जोर जबरदस्ती मैं कभी मिला भी देती हूँ, पर बोल चाल लगभग बंद ही समझो। कितने कम बोलने वाले हैं मालूम ही तो है तुम्हें। लोग समझते हैं दम भी हैं, मगर बात वैसी नहीं। दो एक खास आदमियों के सिवा औरों को वे बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। अंतिम बात कहकर आशा को अचानक लाज लगी। दोनों गाल तमतमा उठे। अन्नपूर्णा खुश होकर मन ही मन हंसी। बोली, ठीक कहती हो। महेंद्र जब आया था यहाँ, उसका नाम कभी उसने जबान पर भी न लाया। आशा ने दुखी होकर कहा, हाँ मौसी, यही तो खामी है। जिसे नहीं चाहते वह मानो है ही नहीं। उसे मानो ना कभी देखा ना जाना। शांत स्निग्ध मुस्कान से अन्नपूर्णा ने कहा, और जिसे चाहता है मानो जन्म जन्मांतर उसी को देखता जानता रहा है। यह भाव भी उसमें है ना चुन्नी? आशा ने उत्तर ना देकर नजर झुका ली। अन्नपूर्णा ने पूछा, और बिहारी का क्या हाल है चुन्नी? वह शादी करेगा या नहीं? सुनते ही आशा का चेहरा गंभीर हो गया। वह सोच ही ना पाई कि जवाब क्या दे। आशा को निरुत्तर देखकर अन्नपूर्णा घबरा गई। पूछा, सच सच बता चुन्नी, बिहारी बीमार तो नहीं है? आशा, देख मौसी, उनकी बात उन्हीं से पूछ। क्यों? यह मैं तो नहीं बता सकती, कहकर आशा अपने कमरे के बाहर चली गई। अन्नपूर्णा चुपचाप बैठी सोचने लगी। हीरे जैसा लड़का बिहारी कैसा तो हो गया कि उसका नाम सुनते ही चुन्नी उठकर बाहर चली गई। किस्मत का फेर है। सांझ को अन्नपूर्णा पूजा पर बैठी कि कोई गाड़ी बाहर आकर रुकी। गाड़ीवान घर वाले को पुकारता हुआ दरवाजे पर थपकी देने लगा। पूजा करती हुई अन्नपूर्णा बोल उठी, अरे लो, मैं तो भूल ही गई एक बार की। आज कुंज की सास और उसकी बहन की 2 लड़कियों के आने की बात थी इलाहाबाद से। शायद आ गई सब। चुन्नी, बत्ती लेकर जरा दरवाज़ा तो खोल दे बेटा। लालटेन लिए आशा ने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर बिहारी खड़ा है। वह बोल उठा, अरे यह क्या भाभी, मैंने तो सुना था तुम काशी नहीं आओगी। आशा के हाथ से लालटेन छूट गई। उसे मनोभूत दिख गया। एक सांस में वह दुतल्ले पर भागी और घबराकर चीख पड़ी, मौसी तुम्हारे पैर पड़ती हूँ मैं, इनसे कह दो आज ही चले जाएं। अरे किनसे कह दूँ रे चुन्नी, किनसे? पूजा के आसन पर अन्नपूर्णा चौंक उठी। आशा, बिहारी बाबू यहाँ भी आ गए, और बगल के कमरे में जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। नीचे खड़े बिहारी ने सब सुन लिया। वह उल्टे पांव भाग जाने को तैयार हो गया, लेकिन पूजा छोड़कर अन्नपूर्णा जब नीचे उतर आई तो देखा बिहारी दरवाजे के पास जमीन पर बैठा है, जैसे कि उसके शरीर की सारी शक्ति ही चली गई। वह रोशनी नहीं ले आई थी। अंधेरे में बिहारी के चेहरे का भाव न देख सकी। बिहारी भी उन्हें न देख सका। अन्नपूर्णा ने आवाज़ दी, बिहारी। बिहारी का बेबस शरीर एड़ी से चोटी तक बिजली की चोट से चौंक पड़ा। बोला, चाची बस और एक शब्द भी ना कहो, मैं चला। बिहारी ने जमीन पर ही माथा टेका। अन्नपूर्णा के पांव भी न छुए। माँ जिस तरह गंगा सागर में बच्चे को डाल आती है,
अन्नपूर्णा ने उसी तरह रात के उस अंधेरे में चुपचाप बिहारी का विसर्जन किया। पलटकर उसे पुकारा नहीं। देखते ही देखते गाड़ी बिहारी को लेकर ओझल हो गई। आशा ने उसी रात महेंद्र को पत्र लिखा। आज शाम को एकाएक बिहारी यहाँ आए थे। बड़े चाचा कब तक कलकत्ता लौटेंगे ठिकाना नहीं। तुम जल्दी आकर मुझे यहाँ से ले जाओ। उस दिन रात तक जागते रहने और भारी आवेग के कारण सुबह महेंद्र में एक अवसाद सा था। फागुन के अधबीज गर्मी पड़नी शुरू हो गई थी और सवेरे महेंद्र अपने सोने के कमरे में एक और बैठकर पढ़ता था। आज वह तकिए के सहारे फर्श पर पड़ा रहा। बेला हुआई नहाने नहीं गया। रास्ते में फेरी वाले आवाज लगाते हुए गुजरने लगे। दफ्तर जाने वाली गाड़ियों की अविराम गड़गड़ाहट। पड़ोसी का नया मकान खड़ा हो रहा था। मजदूरी ने छत की कुटाई की ताल पर एक स्वर से गाने लगी। हल्की गरम दक्षिणी बयार से महेंद्र की दुखती नसें शिथिल हो आई थी। कोई कठिन निश्चय, कोई दृढ़ चेष्टा मन से जूझना आज के सलसाए गिरे गिरे से वसंत के दिन के लायक ना था। भाई साहब, आज हो क्या गया है तुम्हें? नहाओगे खाओगे नहीं? खाना तैयार है। अरे सो रहे हो? तबीयत खराब है? सिर दुख रहा है? पास आकर विनोदिनी ने उसके माथे पर हाथ रखा। अंधमुदी आंखों और लड़खड़ाई आवाज में महेंद्र ने कहा, आज तबीयत को अच्छी नहीं है, नहाऊंगा नहीं आज। विनोदिनी, ना नहाओगे तो थोड़ा सा खा लो। जिद करके विनोदिनी उसे रसोई में ले गई और बड़े जतन और आग्रह से खिलाया। खा पीकर महेंद्र फिर आकर लेट गया। विनोदिनी उसके सिरहाने बैठकर धीरे धीरे सिर दबाने लगी। आंखें बंद किए महेंद्र ने कहा, तुमने अभी खाया नहीं है भाई किरकिरी, जाओ जाकर खा लो। मगर विनोदिनी ना गई। अलसाई दोपहरी के गर्म झोंकों से घर के पर्दे उड़ने लगे। दीवार के पास वाले नारियल के पेड़ की बेमानी मरमराहट कमरे में आने लगी। महेंद्र का कलेजा जोर जोर से थिरकने लगा और विनोदिनी का घना निश्वास उसी ताल पर महेंद्र के कपाल पर बड़े बालों को नचाता रहा। किसी के भी गले से एक शब्द ना निकला। महेंद्र सोचने लगा, और छोरहीन इस संसार के अनंत स्रोत में बहा जा रहा हूँ। जरा देर के लिए कभी कहीं नाव अगर किनारे पर लगे तो उससे किसी का क्या आता जाता है, और कितने दिनों के लिए। सिरहाने बैठी महेंद्र का सिर सहलाती विनोदिनी का सिर विहल यौवन के भार से धीरे धीरे झुका जा रहा था और अंत तक उसकी लटों की नोक महेंद्र के कपोल को छूने लगी। हवा से हिलती हुई लटों के कोमल स्पर्श से उसका शरीर रह रहकर कांप उठने लगा। सांस मानो कलेजे के पास रुक गई। बाहर निकलने की राह ना मिली। महेंद्र झटपट उठ बैठा। बोला, मेरी क्लास है, कॉलेज चलूं? कहकर विनोदिनी की तरफ ताके बिना खड़ा हो गया। विनोदिनी बोली, परेशान ना हो, कपड़े ला देती हूँ। जाकर महेंद्र के कॉलेज जाने के लिए कपड़े ले आई। महेंद्र जल्दी जल्दी चला गया, लेकिन कॉलेज में मन न लगा। देर तक पढ़ने में जी लगाने की कोशिश की, मगर बेकार। आखिर जल्दी ही घर लौट आया। कमरे में दाखिल हुआ तो देखा पेट के नीचे तकिया रखे जमीन पर बैठी विनोदिनी कोई किताब पढ़ रही है। घने काले बालों का ढेर उसकी पीठ पर बिखरा पड़ा है। महेंद्र की जूतों की आवाज़ शायद उसे सुनाई नहीं दी। पैर दबाकर महेंद्र उसके करीब जा खड़ा हुआ। पढ़ते पढ़ते उसने विनोदिनी का एक दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए देखा। महेंद्र ने कहा, अरे ओ करुणामयी, कल्पना की दुनिया के लिए हृदय की फिजूल खर्ची मत करो। क्या पढ़ रही हो? घबरा कर विनोदिनी उठ बैठी। किताब अपने आंचल में छिपा ली। महेंद्र ने झपट कर छीनने की कोशिश की। देर तक हाथापाई छीना झपटी के बाद महेंद्र ने विनोदिनी से किताब छीन ली। देखा बंकिम बाबू की लिखी विष वृक्ष थी। जल्दी जल्दी सांस लेती हुई गुस्से में मुंह फेर कर विनोदिनी चुपचाप खड़ी रही। महेंद्र के कलेजे में बेहद उथल पुथल मची थी। बड़ी कोशिश के बाद हंसकर बोला, जा, बेहद छका दिया। मैंने तो सोचा था कुछ बड़ी गोपनीय चीज होगी और पहाड़ खोदने के बाद निकला गया चुईया ही ना, बंकिम बाबू का विष वृक्ष। विनोदिनी बोली, मेरे पास भला क्या गोपनीय हो सकता है, सुनो तो जरा। महेंद्र ने फट से कह उठा, कहीं बिहारी की चिट्ठी आई होती। पल में विनोदिनी की निगाह से बिजली छिटक पड़ी। अब तक मानो कामदेव कमरे के कोने में खिलवाड़ कर रहा था। वह मानो दूसरी बार जलकर राख हो गया। जलती हुई एक लपट की तरह विनोदिनी लम्हे में उठ खड़ी हुई। उसकी कलाई पकड़कर महेंद्र ने कहा, माफ़ करो, मैंने मजाक किया था। विनोदिनी ने तेजी से अपनी कलाई छुड़ा ली और कहा,
मजाक? किसका? किसका मजाक? उनसे मैत्री के योग्य होते तो मैं मजाक सह लेती। तुम्हारा दिल बड़ा छोटा है, मैत्री करने की जरूरत नहीं तो फिर मजाक कैसा? विनोदिनी चलने लगी। महेंद्र ने दोनों हाथों से उसके पैर थाम लिए। ठीक इसी समय सामने एक छाया दिखी। महेंद्र ने चौंक कर उसके पैर छोड़ दिए। देखा बिहारी खड़ा था। बिहारी ने अपनी स्थिर दृष्टि से दोनों को जलाते हुए शांत और धीरे स्वर में कहा, बड़े बेमौके आ पहुंचा। खैर ज़्यादा देर ठहरना नहीं है। एक बात कहनी थी। मैं काशी गया था, पता नहीं था कि भाभी वहाँ हैं। अनजाने उनके प्रति यह कसूर हो गया। उनसे माफ़ी मांगने का अवसर नहीं है, सो तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। जाने अनजाने अगर कभी मेरे मन का कोई पाप छू गया हो तो उसके लिए उन्हें कोई दुख ना सहना पड़े। तुमसे मेरी यही विनती है। अचानक बिहारी के सामने उसकी कमजोरी जाहिर हो गई। इससे महेंद्र का मन दहक उठा। अचानक बिहारी के सामने उसकी कमजोरी जाहिर हो गई। इससे महेंद्र का मन दहक उठा। अभी उदार बनने का मौका ना था। वह जरा हंसकर बोला, एक कहावत है, ठाकुर घर में कौन, तो मैंने केला नहीं कहा। तुम्हारा ठीक वही हाल है। मैंने तो ना तो तुम्हें दोष मानने को कहा, ना इनकार करने को, फिर माफ़ी मांगकर साधु बनने क्यों आए हो? बिहारी कुछ देर खड़ा रहा, फिर जवाब देने की जोरदार कोशिश से उसके होंठ कांप उठे तो विनोदिनी बोल पड़ी, बिहारी बाबू तुम कोई जवाब मत दो, कुछ मत कहो। यह आदमी जो कुछ भी जवान पर लाया वह उसी के मुंह का कलंक हो रहा है। वह कलंक तुम्हें नहीं छू पाया है। जाने विनोदिनी का कहा बिहारी के कानों तक पहुंचा या नहीं। जैसे स्वप्न में चलता हो वह वहां से सीढ़ियों पर होकर नीचे उतरने लगा। विनोदिनी पीछे लगी हुई गई। कहा, भाई साहब मुझसे तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है, झिड़कना हो तो झिड़को। बिहारी फिर भी कुछ ना बोला, आगे ही बढ़ने लगा तो विनोदिनी ने आगे आकर दोनों हाथों से दाएं हाथ को कसकर पकड़ लिया। बेहद नफरत से उसे झटक कर बिहारी चला गया। उसे यह भी ना मालूम हुआ कि उस झटके से विनोदिनी गिर पड़ी। गिरने की आवाज़ सुनकर महेंद्र दौड़ा आया। विनोदिनी के बाएं हाथ की कोहनी फूट गई थी, लहू बह रहा था। महेंद्र बोला, उफ काफ़ी चोट आई है। और अपने महीन कुर्ते से थोड़ा सा कपड़ा फाड़कर महेंद्र ने वहाँ पट्टी बांध देनी चाहिए। विनोदिनी ने झट अपना हाथ हटा लिया। ओह छोड़ दो, लहू बहने दो। महेंद्र ने कहा, ठीक है, पट्टी बांधकर एक दवा देता हूँ, दर्द जाता रहेगा। विनोदिनी खिसक गई। मैं दर्द मिटाना नहीं चाहती, ये जख्म रहे। महेंद्र, आज बेताब होकर दूसरे के सामने तुम्हारी हेटी की है, माफ़ कर सकोगी? माफ़ी? माफ़ी किस बात की? ठीक किया है। मैं क्या किसी से डरती हूँ? मैं किसी को नहीं मानती। जो तुम्हें धक्का देकर गिरा जाते हैं वही क्या सब अपने सब हैं? जो पैर पकड़कर खींचते हुए रोक रखना चाहते हैं, क्या वे कोई नहीं? महेंद्र उन्मत्त सा गदगद स्वर में बोला, विनोदिनी तो मेरे प्रेम को तुम पैरों से ठुकराओगी नहीं? विनोदिनी, सिर आंखों रखूंगी। जिंदगी में मुझे इतना ज़्यादा नहीं मिला कि मैं नहीं चाहिए कहकर लौटा दूं। महेंद्र ने फिर तो दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ थाम कर कहा, तो फिर मेरे कमरे में चलो। आज मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम भी मुझे चोट पहुंचाकर चली आई हो। यह मलाल जब तक मिट नहीं जाता मुझे न खाने से में चैन आएगा न सोने में। विनोदी, आज नहीं, आज छोड़ दो। अगर मैंने तकलीफ़ पहुंचाई हो तो माफ़ करना। महेंद्र, तुम भी माफ़ कर दो मुझे, वरना मैं रात को सो नहीं सकूंगा। विनोदिनी, मैंने माफ़ कर दिया। उसी दम विनोदिनी से प्यार और क्षमा का निर्देशन पाने के लिए महेंद्र व्यग्र हो उठा, लेकिन उसके मुंह की ओर नज़र पड़ते ही ठिठक गया। विनोदिनी नीचे उतर गई और वह भी छत पर टहलने लगा। आज अचानक बिहारी के सामने उसकी चोरी पकड़ी गई। इससे उसके मन में मुक्ति की एक खुशी आई। चोरी चुपके में एक घिनौनापन है। वह घिनौनापन मानो एक आदमी के पास प्रकट होने से बहुत हद तक जाता रहा। मन ही मन वह बोला, खुद को भला बताकर मैं अब यह झूठ नहीं चलाना चाहता, लेकिन मैं प्यार करता हूँ। प्यार करता हूँ यह बात झूठी नहीं है। अपने प्रेम के गर्व से उसकी अकड़ इतनी बढ़ गई कि खुद को बुरा मानकर वह अकड़ में गर्व का अनुभव करने लगा। सांझ के सन्नाटे में मौन से भरे अनंत संसार के प्रति एक अवज्ञा का भाव दिखाते हुए सोचने लगा, कोई चाहे मुझे कितना ही बुरा क्यों ना कहे, लेकिन मैं प्यार करता हूँ। और विनोदिनी की मानस मूर्ति ने सारे संसार, समूचे आकाश और अपने सभी कर्तव्यों को छाप लिया। मानो बिहारी ने अचानक आकर आज उसके जीवन की स्याही भरी सीलबंद दवात उलटकर तोड़ दी। विनोदिनी की काली आंख और काले बालों ने देखते ही देखते फैलकर उसके पहले की सब लिखावट लिप पोत कर बराबर कर दी।